डलहौजी हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन जहां की हसीन वादियां, पहाड़, झील और झरने इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। डलहौजी हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट का एक खूबसूरत टाउन है जो कि 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है लगभग 6500 फीट्स की। चाहे फैमिली हो या कपल्स, सभी के लिए ये एक शानदार पर्यटक स्थल है। इसी वजह से पूरे साल डलहौजी में कई सारे पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। डलहौजी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप डलहौजी खजियार घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आज हम आपको डलहौजी के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे और आपको यहाँ के सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को अच्छे से दिखाएंगे। फिलहाल डलहौजी घूमने के लिए हमने एक टूर पैकेज लिया है प्रिया ट्रैवल्स के साथ, जिसमें कि हमें सारी सुविधाएं इंक्लूडेड मिली हैं। अब ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं डलहौजी। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, हमारे इस टूर का ड्यूरेशन होने वाला है 3 नाइट 4 डेज़ का, जिसमें कि हम डलहौजी, खजियार और चंबा को एक्सप्लोर करेंगे। हमारी डलहौजी टूर की शुरुआत होती है पठानकोट रेलवे स्टेशन से। आप कहीं पर भी रहते हों, आपको सबसे पहले पहुंच जाना है पठानकोट में। यहाँ आप बाय बस और बाय ट्रेन बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। और अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है अमृतसर में। वैसे तो पठानकोट में भी एयरपोर्ट है, लेकिन जो अमृतसर की एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो अमृतसर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। फ़िलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं पठानकोट रेलवे स्टेशन पर, जहां से डलहौजी का डिस्टेंस है लगभग 82 किलोमीटर्स का, जिसे अब हमें बाय रोड ही पार करना होगा। यहां पर कई सारी बसेस चलती हैं HRTC की और पंजाब रोडवेज़ की, जो कि हमें डायरेक्टली डलहौजी ड्रॉप कर देती हैं। वैसे अगर आप बस नहीं लेना चाहते हैं तो आप प्राइवेट कैब भी ले सकते हैं। यहाँ रेलवे स्टेशन के बाहर आपको कई सारी प्राइवेट कैब्स भी मिल जाएंगी, जिससे कि आप जा सकते हैं डलहौजी के लिए। हमारे पास तो हमारी ऑलरेडी प्राइवेट कैब बुकड है, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। उससे हम जा रहे हैं डलहौजी के लिए। पठानकोट से डलहौजी जाने का रास्ता कुछ डिस्टेंस तक तो हाईवे रूट जैसा है, लेकिन जब पहाड़ी इलाकों की शुरुआत होती है तो वहीं से घुमावदार रास्तों की भी शुरुआत हो जाती है। तो अगर आपको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है तो मेरी एक सलाह है कि आप ज़्यादा खा पी कर ट्रैवल ना करें, अदरवाइज़ आपको उल्टी होने की समस्या हो सकती है। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं डलहौजी में। हम तो यहाँ प्राइवेट कैब से पहुँचे, लेकिन अगर आप डलहौजी बाय बस आते हैं तो बस आपको ड्रॉप करती है बस स्टैंड पर, जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं। फ़िलहाल ये जो बस स्टैंड है ये है बनीखेत वाला। डलहौजी में एक और मेन बस स्टैंड है जो कि गांधी चौक से थोड़ा नीचे की ओर बना हुआ है। बस से अगर आप आते हैं तो या तो आप बनीखेत उतर सकते हैं या फिर जो मेन बस स्टैंड है डलहौजी का वहाँ उतर सकते हैं। और यहाँ से कई स्टेट्स के लिए, अलग अलग स्थानों के लिए बसेस भी जाती हैं। तो अगर आपको वापस भी जाना हो तो यहाँ से आपको बसेस इजीली मिल जाएंगी। अब बात करें डलहौजी में आप कहाँ पर स्टे कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो बनीखेत बस स्टैंड है इसके आसपास आपको कई सारे होटल्स मिल जाएंगे, लो बजट से लेकर हाई बजट तक। जैसे कि आप हमारे पीछे भी देख पाएंगे, यहाँ पर होटल्स भी हैं, होम स्टेज भी हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर खाने पीने के ढाबे और रेस्टोरेंट्स भी हैं, जहाँ पर 100-150 रुपये में आपको बहुत अच्छा भरपेट भोजन मिल जाता है।
डलहौजी में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं, ये होटल काफ़ी लग्जरियस है और इसका रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा जहाँ पर हम रुकने वाले हैं। ये है हमारा होटल रूम, जिसे आप देख पाएंगे ये काफ़ी लग्जरियस है और नीट एंड क्लीन है। साथ ही इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। हमारे इस रूम का वॉशरूम एरिया भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसमें भी साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। हम जिस होटल में रुके हुए हैं, इस होटल की सबसे बड़ी ख़ास बात है इसकी बालकनी से दिखने वाला डलहौजी का खूबसूरत नज़ारा। क्योंकि जब हम बालकनी में आते हैं तो सामने की ओर डेंस फॉरेस्ट नज़र आता है, माउंटेन्स नज़र आते हैं और डलहौजी की बसावट यहाँ से बड़ी ही खूबसूरत दिखाई देती है। ये होटल रूम हमारे टूर पैकेज में शामिल है, लेकिन अगर आप इस होटल की डिटेल्स जानना चाहते हैं या फिर इसे बुक करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं प्रिया ट्रैवल्स के साथ। कंपनी के कांटेक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आज हमारे इस ट्रिप का पहला दिन था जो कि डलहौजी पहुंचने में ही समाप्त हो गया। आज हम कोई भी साइट सीन्स नहीं कर पाए, लेकिन अब अगले दिन से हम डलहौजी को एक्सप्लोर करने चलेंगे। फ़िलहाल डलहौजी में अब हमारा डिनर रेडी हो चुका है जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। डिनर में काफ़ी सारी वैरायटीज़ के फूड आइटम्स हैं जो कि अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा। डलहौजी में अब हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। और अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चलेंगे डलहौजी को एक्सप्लोर करने। अब होटल से निकलकर हम चल रहे हैं डलहौजी को एक्सप्लोर करने अपनी प्राइवेट कैब के थ्रू, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। लेकिन कुछ और ऑप्शंस भी हैं जिनकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। आप डलहौजी में स्कूटी या बाइक भी रेंट पर ले सकते हैं सभी साइट सीन्स करने के लिए, या फिर लोकल बसेस या लोकल ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं साइट सीन्स को करने के लिए। लेकिन स्कूटी और बाइक आप तभी रेंट पर लें जब आपको हिली एरियाज़ में, पहाड़ी इलाकों में चलाने का अनुभव हो। अगर आपको पतले रास्तों में या घुमावदार रास्तों में चलाने का अनुभव नहीं है तो ये आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। और जो लोकल बसेस यहाँ पर चलती हैं वो टाइम टू टाइम चलती हैं, तो उनके टाइम का आप ज़रूर ख्याल रखें अगर आप बसेस से साइट सीन्स करने का सोच रहे हैं। अदरवाइज़ आपका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो सकता है। फ़िलहाल अभी हम चल रहे हैं अपनी प्राइवेट कैब से डलहौजी को एक्सप्लोर करने। डलहौजी में अभी हम साइट सीन के लिए रास्ते पर चल ही रहे थे कि रास्ते के बीच में कुछ इस तरह का नज़ारा नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी हम जनवरी के महीने में यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ बर्फ़बारी बहुत अच्छी होती है। और जिस वैली से होकर हम गुज़र रहे थे उस वैली में पूरी तरह ये बर्फ़ जम चुकी है। यहाँ दूर दूर तक पूरी घाटी में बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर प्लान कर रखी है, जैसे हम कर सकते हैं, जैसे कि ट्यूब राइड की एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पर खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जैसे कि मैगी, मोमोज़ या चाय, कॉफ़ी, जिस तरह की चीज़ें हम यहाँ बर्फ़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं और इस तरह की ट्यूब राइड की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल जो भी टूरिस्ट यहाँ से गुज़र रहे हैं, जो भी काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या खजियार जा रहे हैं, तो वो यहाँ पर रुक रहे हैं और इस बर्फ़ का आनंद ले रहे हैं।
डलहौजी में अब हम पहुंच चुके हैं खजियार में, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये डलहौजी की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है। अभी फ़िलहाल जिस महीने में हम डलहौजी आए हैं, ये महीना है जनवरी का, जिस दौरान आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ बर्फ़ नज़र आएगी। बर्फ़ का लेवल इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी बर्फ़ यहाँ चारों ओर नज़र आ रही है। और जब जनवरी महीने में आप यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो घास का कलर है वो येलोइश कलर का या ब्राउन कलर का हो जाता है, ड्यू टू ज़्यादा कोल्ड कंडीशंस एंड ड्यू टू स्नोफॉल। और इसकी वजह से ज़्यादा हरियाली नज़र नहीं आती। लेकिन जब आप यहाँ गर्मियों के सीज़न में आएंगे या मॉनसून के सीज़न में आएंगे तो आपको घास का कलर कुछ इस प्रकार का नज़र आएगा। जैसे कि आप साइड में देखेंगे तो घास ग्रीनिश कलर की नज़र आ रही है। उसी प्रकार की घास पूरे के पूरे इस खजियार में नज़र आती है। और उस दौरान जब आप देखेंगे खजियार को तो एक अलग ही लुक नज़र आता है खजियार का। खजियार में आपको कई सारे फ़ोटोग्राफ़र्स भी नज़र आएंगे, जिनसे आप फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं। एक्चुअल में इस प्लेस की नेचुरल ब्यूटी ही इतनी अच्छी है कि जब आप यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं तो एक अलग ही मेमोरी आप अपने साथ ले जा सकते हैं। खजियार में आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर हॉर्स राइडिंग दो तरह की होती है, एक शॉर्ट राइड, एक लॉन्ग राइड। शॉर्ट राइड में आपको थोड़ा सा दूर लेकर जाते हैं, मतलब आधा राउंड जो खजियार का है लगभग उतना, और इसका 500 रुपीज़ का चार्ज लगता है। और अगर आप पूरा राउंड करते हैं खजियार का तो इसका 800 रुपीज़ का चार्ज लगता है। वैसे अगर आप थोड़े ज़्यादा लोग आते हैं तो थोड़ा बहुत आपके लिए रेट कम भी हो सकते हैं। डलहौजी का नाम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के नाम पर रखा गया है। और डलहौजी से खजियार का डिस्टेंस है लगभग 22 किलोमीटर्स का। खजियार में ही भगवान शिव की एक काफ़ी बड़ी प्रतिमा विराजमान है, जिसकी हाइट है लगभग 85 फीट्स की, जहां पर आप दर्शन कर सकते हैं भगवान के, और साथ ही इस विशालकाय प्रतिमा के साथ कुछ अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। खजियार में पैराग्लाइडिंग भी होती है, तो अगर आप चाहें तो इसका भी मज़ा आप यहाँ पर ले सकते हैं। डलहौजी में अभी हम चल रहे हैं काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। लेकिन जिस रास्ते से होकर हम जाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, उस रास्ते में कुछ इस प्रकार का नज़ारा नज़र आ रहा है। पूरे रास्ते पर बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है। कुछ टाइम पहले तो ये रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। लेकिन जब बर्फ़ थोड़ी पिघली और यहाँ का रास्ता क्लियर किया गया तो इस रास्ते को खोला गया है टूरिस्ट के लिए। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ नज़र आ रही है। डलहौजी में अब हम पहुंच चुके हैं काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक स्थान है। काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मुख्य स्थान तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होती है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा गिरने की वजह से व्हीकल्स को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये है पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया से हमें लगभग 3 किलोमीटर, जैसे कि यहाँ बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, तो 3 किलोमीटर हमें थोड़ा आगे की ओर ट्रैकिंग करनी होती है। इसी रास्ते पर अभी जैसे कि आप देख पाएंगे बैरिकेड लगा हुआ है, आगे व्हीकल्स नहीं जाने दिए जा रहे। नॉर्मल जब रास्ता अगर सूखा वगैरह होता है तो फिर आगे जाने देते हैं, अदरवाइज़ हमें यहाँ से पैदल जाना होता है काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मुख्य स्थान तक। और वहाँ पर बने हुए हैं फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, जहाँ पर हम स्टे भी कर सकते हैं, वहाँ रुका जा सकता है। मतलब कुछ आप
आपको हट्स नज़र आएंगे, कुछ होटल टाइप के रेस्ट हाउसेस आपको नज़र आएंगे, वहाँ आप रुक सकते हैं। और वहाँ कुछ एक तरह का पार्क वाला एरिया बना हुआ है जहाँ पर आप बैठकर आराम से खूबसूरत नेचर को निहार सकते हैं। और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब होता है यहाँ पर कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी पाए जाते हैं, जो कि अगर आपका लक है तो शायद आपको देखने मिल सकते हैं। काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में अब हम एक ऐसे एरिया में पहुंच चुके हैं जो कि पूरी तरह स्नो कवर्ड है, यानी कि पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं, खाने पीने की दुकानें हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें हम ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ लोग हैं जो कि इस बर्फ़ के नज़ारे को एंजॉय करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं डलहौजी की ग्रीन वैली में, जो कि एक ऐसी घाटी है जहां से घने जंगल का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। यहाँ पर कुछ तिब्बतियन कल्चर के, कुछ बौद्धिज्म कल्चर के फ्लैग्स भी लगाए हुए हैं जो कि 5 कलर्स के अंदर होते हैं। और यहाँ से आप नीचे की ओर देखेंगे तो आपको नज़र आएगी वो ग्रीन वैली जहाँ से पूरी तरह हरियाली का नज़ारा देखा जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम यहाँ पर शाम के समय आए हैं तो इतनी ज़्यादा ग्रीनरी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि थोड़ा सा डार्कनेस हो चुकी है। और यहाँ पर अभी वेदर भी कुछ ऐसा है कि बर्फ़बारी हो रही है, तो बर्फ़बारी की वजह से प्रॉपर क्लियरेंस नहीं है। लेकिन जब आप आएंगे डलहौजी और यहाँ पर वेदर क्लियर होगा या दिन का समय होगा तो ये पूरी घाटी आपको ग्रीन कलर की नजर आएगी। डलहौजी में अब हम आ चुके हैं बीजीज पार्क को देखने, जो कि इंडियन आर्मी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर थल सेना, वायु सेना और जल सेना तीनों के जो उपकरण हैं, जो शिप्स हैं, टैंक्स हैं, जो एयरप्लेन्स हैं, वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं, जिन्हें हम बहुत ही क्लोज़अप में देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको मैं आपको करीब से दिखाना चाहूँगा। जैसे कि जो इंडियन नेवी है उसमें जो जहाज़ यूज़ किए जाते हैं, उसके यहाँ पर ये जहाज़ वगैरह भी रखे गए हैं। जो मिसाइल्स उनमें यूज़ की जाती हैं वो मिसाइल्स भी यहाँ डिस्प्ले की गई हैं। जैसे कि जो हमारी थल सेना है उसमें जो जिप्सी यूज़ की जाती है, जिसमें इस तरह की तोप होती है, वो यहाँ पर डिस्प्ले की गई है। बीजीज पार्क का सबसे इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन जो मुझे लगता है वो है ये फाइटर जेट, जो कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा यूज़ किया जाता है। यहाँ पर नीचे मिसाइल्स भी रखी हुई हैं जो कि फाइटर जेट में यूज़ की जाती हैं। जब अटैक करना होता है तो इस तरह की जो मिसाइल्स हैं वो यूज़ की जाती हैं। और कुछ बड़ी मिसाइल्स भी हैं जो कि यहाँ पीछे की साइड रखी हुई हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो देखेंगे आप पीछे की साइड, ये बड़ी मिसाइल्स हैं जो कि ज़्यादा बड़े एरिया में डिस्ट्रक्शन के लिए काम आती हैं। बीजीज पार्क कुछ इस तरह से रोड के किनारे पर बना हुआ है, घुमावदार टर्न पर। अभी तो हमने देखा फाइटर जेट, लेकिन यहाँ ऊपर इंडियन आर्मी के द्वारा यूज़ किया जाने वाला एक बहुत बड़ा टैंक रखा हुआ है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब हम उस बड़े टैंक के पास में पहुंच चुके हैं जो कि हमारी थल सेना द्वारा उपयोग में लिया गया है। वाकई में आप देखेंगे तो ये टैंक बहुत बड़ा है, बहुत ही कॉम्पैक्ट इसका साइज़ है। और इसके व्हील्स भी कुछ इस तरह के डिज़ाइंड हैं कि ये कहीं पर भी इजीली चढ़ सकता है। और आप देखेंगे तो इसकी साइज़ यहाँ पीछे तक बहुत बड़ी है। जब आप यहाँ आएंगे तो इसके साथ बहुत अच्छे पिक्चर्स आप क्लिक कर सकते हैं। बीजीज पार्क के पास में ही आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा DPS यानी कि डलहौजी पब्लिक स्कूल। एक्चुअल में ये स्कूल इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर हुई थी गदर फिल्म की शूटिंग। गदर फिल्म में एक सीन है जिसमें स्कूल का सीन दिखाया गया है, उस सीन की शूटिंग यहीं पर हुई थी। इसी वजह से इसे गदर पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है।
अब हम अपने होटल में वापस आ चुके हैं। हमारा डिनर रेडी हो चुका है और अब डिनर के साथ ही हमारे इस ट्रिप के दूसरे दिन का समापन होता है। आज है हमारे इस ट्रिप का तीसरा दिन। हम रेडी हो चुके हैं और चल रहे हैं साइट सीन्स के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं चमेरा लेक व्यू पॉइंट पर, जो कि हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। और जिस व्यू पॉइंट पर हम पहुंचे हैं, यहां से चमेरा लेक का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। और साथ ही पीछे की ओर नज़र आते हैं हिमालयन माउंटेन रेंज, जिसका भी नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। चमेरा लेक व्यू पॉइंट वाकई में एक बहुत ही अच्छा फोटोजेनिक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर खड़े होकर आप बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं चंबा में, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। एक्चुअल में डलहौजी भी चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। चंबा रावी नदी के किनारे बसा एक बहुत ही खूबसूरत नगर है, जहां से बहुत ही खूबसूरत नज़ारे नज़र आते हैं। चंबा पहाड़ी राजाओं की प्राचीन राजधानी रहा है। चंबा की स्थापना राजा साहिल वर्मन ने 920 ईस्वी में की थी। इस नगर का नाम उन्होंने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा रखा था। चंबा चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो कि देखे जा सकते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं चंपावती मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, भूरी सिंह म्यूजियम, चौगान, चामुंडा देवी मंदिर जैसे कई सारे स्थान हैं जिन्हें हम चंबा में एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब रास्ते के बीच में हम एक स्थान पर रुके हैं, जहां से हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है। और मैं आपको इस हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम भी बताना चाहूँगा। अभी जो आप हमारे सामने ये बर्फीले वाले पहाड़ देख रहे होंगे, जो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं, ये हैं पीर पंजाल रेंज, यानी कि पीर पंजाल माउंटेन रेंज है, जो कि ये सामने की ओर नज़र आ रही है। और इसी पॉइंट से एक बहुत ही स्पेशल जगह नज़र आती है, स्पेशल माउंटेन नज़र आता है, जो कि है मणि महेश कैलाश पर्वत। यानी कि भगवान शिव की एक यात्रा होती है मणि महेश की, वो वाला कैलाश पर्वत भी यहाँ से नज़र आता है। यहाँ आप दूर देखेंगे तो दो माउंटेन्स आपको पीछे की ओर नज़र आएंगे। वो माउंटेन रेंज कहलाती है मणि महेश कैलाश पर्वत, जिसकी यात्रा यहाँ पर की जाती है। इस यात्रा के बारे में हम थोड़ा सा लोकल व्यक्ति से जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो व्यू पॉइंट पड़ता है ये चंबा से खजियार जाने वाले रास्ते पर पड़ता है। जब हम खजियार जाते हैं चंबा होते हुए, तो बीच में आता है ये व्यू पॉइंट, और यहाँ पर खड़े होकर आप बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, कुछ समय यहाँ बिता सकते हैं और हिमालय के दर्शन कर सकते हैं। इस व्यू पॉइंट पर एक टेलीस्कोप भी लगाया गया है, जिससे कि हम मणि महेश कैलाश के दर्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस टेलीस्कोप से देखने का चार्ज लगता है 30 रुपीज़ पर पर्सन का, और इससे बहुत आसानी से हम दर्शन कर सकते हैं मणि महेश कैलाश के। और इस व्यू पॉइंट पर ही एक मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ पर कई सारे त्रिशूल रखे हुए हैं,
जहां पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हमारे साथ विशु सर हैं, जो कि वैसे तो प्रिया ट्रैवल्स के ओनर हैं, लेकिन ये लोकली बिलोंग करते हैं चंबा से। तो ये हमें थोड़ा सा गाइड करेंगे मणिमहेश कैलाश यात्रा के लिए। सर थोड़ा सा यात्रा के बारे में बताइएगा इन्फॉर्मेटिव। मणिमहेश यात्रा जो है कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर राधाष्टमी तक रहती है। 20 से 22 दिन की यात्रा होती है, जो चंबा डिस्ट्रिक्ट चंबा से मतलब जाना पड़ता है और फिर भरमौर पहुंचना पड़ता है। वहाँ से 65 किलोमीटर है चंबा से भरमौर। उसके ऊपर भरमानी माता पहले दर्शन करने पड़ते हैं, जो 3 किलोमीटर है वहाँ से। फिर भरमानी माता दर्शन करके फिर हमें जाना पड़ता है हड़सर, जो लगभग वहाँ से 12 किलोमीटर है। फिर 12 किलोमीटर वहाँ से स्टार्ट होता है मणिमहेश यात्रा। तो 13 से 14 किलोमीटर की यात्रा है, तो पैदल चलना पड़ता है। लेकिन ये 3 दिन की यात्रा रहती है पूरी अप एंड डाउन की। जैसे एक दिन जाने में, एक दिन ऊपर है ना, तो रिटर्न पहुंचने में 3 दिन लग जाते हैं। 3 दिन लग जाते हैं। और साल में सिर्फ 22 दिन ही 22 दिन ही यात्रा कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर राधाष्टमी तक रहती है। ओके, मतलब बहुत शॉर्ट पीरियड है टाइम, साल भर का। तो अगर कोई श्रद्धालु करना चाहे तो कर उस टाइम पे कर सकते हैं। उस टाइम पे कर सकते हैं। अब डलहौजी के एक प्रमुख चौक पर हम पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है गांधी चौक। एक्चुअल में इस चौक का नाम गांधी चौक इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर गांधी जी की एक प्रतिमा लगी हुई है चौक के बिल्कुल सेंटर में। और दूसरी चीज़, इस चौक से कई सारे रास्ते एक साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे कि आप हमारे पीछे जो रास्ता देखेंगे वो जाता है काला टॉप के लिए और खजियार के लिए। ये जो नीचे रास्ता जाता है वो जाता है बस स्टैंड के लिए। ये कहीं और दूसरा रास्ता जाता है, और ये जो रास्ता है ये आप पास में देखेंगे, ये जाता है डलहौजी के मॉल रोड के लिए। गांधी चौक पर ही एक और स्थान है जिसे यहाँ पर देखा जा सकता है, वो है सेंट जॉन्स चर्च, जो कि एक बहुत ही पुराना चर्च है डलहौजी का, जिसे आप अंदर से भी देख सकते हैं और यहाँ पर कुछ फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं डलहौजी के मॉल रोड पर, जो कि एक लोकल मार्केट है। लेकिन इस मार्केट में हर तरह की चीज़ उपलब्ध है। चाहे आप खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर ट्राई करना चाहते हो, जैसे कि स्वीट कॉर्न अगर आप लेना चाहते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मोमोज़, एनीथिंग जो भी आपको चाहिए हो, जैसे आलू टिक्की, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती है। अगर आप हॉट चॉकलेट लेना चाहते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। और कई सारी कपड़ों की दुकानें हैं, जैसे कि आप विंटर वियर्स अगर लाना भूल गए हैं या कुछ चीज़ें आपको लेनी हैं, तो जैसे विंटर वियर्स हैं वो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। कई सारे विंटर वियर्स की दुकानें नज़र आएंगी। कई सारे आपको डेकोरेटिव पीसेस की भी दुकानें नज़र आएंगी। अगर आप डलहौजी से कुछ यादगार के रूप में ले जाना चाहते हैं तो वो चीज़ें आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। मॉल रोड पर आपको कई सारी वर्चुअल रियलिटी की शॉप्स नज़र आएंगी, जहां पर वीआर की सहायता से आप अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि अगर आप वीआर से रोलर कोस्टर राइड को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जो कि की जा सकती हैं। इनका चार्ज लगता है 100 रुपीज़ पर पर्सन का। और इस तरह के लिए बच्चों के लिए कुछ कार्स वगैरह का भी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है, जिसकी एक्टिविटी भी अगर आपके साथ बच्चे आते हैं तो उन्हें आप करवा सकते हैं। होटल में हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, जो कि वैसे तो हमारे टूर पैकेज में शामिल है, लेकिन ब्रेकफास्ट में रोज़ाना अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि आज पास्ता है, ब्रेड टोस्ट है, आलू का पराठा है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर रोज़ाना बदल बदल कर सर्व की जाती है। आज हमारे इस ट्रिप का आखिरी दिन है और अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चल रहे हैं पंचपुला वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने।
डलहौजी में अब हम आ चुके हैं पंचपुला वाटरफॉल के पास में, जो कि डलहौजी का एक बहुत ही लोकप्रिय वाटरफॉल है। जो भी लोग डलहौजी घूमने आते हैं वो पंचपुला को ज़रूर एक्सप्लोर करते हैं। फ़िलहाल जिस स्थान पर हम खड़े हैं यहाँ से पंचपुला वाटरफॉल का डिस्टेंस सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है, यानी कि हमें थोड़ा सा ट्रैक करके ऊपर की ओर जाना होगा, जहाँ पर है मेन वाटरफॉल का व्यू पॉइंट। पंचपुला वाटरफॉल के ट्रैक के बीच में आपको कई सारी दुकानें नज़र आएंगी, जहां पर अलग अलग चीज़ें अवेलेबल होती हैं। जैसे अगर आप चाहें तो यहां से वुलन क्लॉथ्स परचेज़ कर सकते हैं, कुछ ऑर्नामेंटल चीज़ें ले सकते हैं, यहां से कुछ डेकोरेटिव पीसेस ले सकते हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो कि यहां पर उपलब्ध होती हैं, जिन्हें आप यहां से परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी हम चल रहे हैं वाटरफॉल के मेन व्यू पॉइंट के लिए। ट्रैकिंग वाले रास्ते में ही बीच में कई सारे कैफ़े एरिया भी बने हुए हैं, जहां पर डिफरेंट वैरायटीज़ के फास्ट फूड आइटम आप ट्राई कर सकते हैं। और इन कैफ़े एरिया का आप देखेंगे तो सिटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वाटरफॉल से जो पानी फ्लो होके आता है उसी के किनारे पर ये कैफ़े बने हुए हैं। अब हमारा ट्रैक कंप्लीट हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं पंचपुला वाटरफॉल के मेन व्यू पॉइंट पर। ये वो स्थान है जहां से इस झरने की एक्चुअल शुरुआत होती है। एक्चुअल में इस जगह का नाम पंचपुला वाटरफॉल इस वजह से रखा गया है क्योंकि इस वाटरफॉल तक पहुंचते हुए हमें 5 पुलों को पार करना होता है, और इस वजह से पंच मतलब 5 और पुला 5 पुल को पार करके ये वाटरफॉल आता है। इस वजह से इस स्थान का नाम पंचपुला वाटरफॉल रखा गया है। हालांकि अभी आप देखेंगे तो वाटरफॉल का फ़्लो ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये महीना है जनवरी का, क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल हो रही है तो मोस्टली जो पानी है वो जम चुका है, तो पानी का फ़्लो काफ़ी कम है। लेकिन अगर आप यहाँ मॉनसून के सीज़न में आते हैं तो वाटर फ्लो काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। पंचपुला वाटरफॉल के पास में कई सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जिनका मज़ा आप यहाँ पर ले सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में डिटेल्स मैं जानना चाहूँगा यहाँ के लोकल सर से। नमस्ते सर, ये क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? सर मेरे पास वर्मा ब्रिज है, स्पाइडर ब्रिज है, रैपलिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, कमांडो रैपलिंग है, हिमाचल का हाईएस्ट वाला जिप लाइनिंग है मेरे पास 1 किलोमीटर का। वैसे ये न्यूजीलैंड का है, जैसे जिगजैग में होता है ना न्यूजीलैंड में जिप लाइनिंग, ऐसे ही है मेरे पास भी। मतलब कई तरह की एक्टिविटीज़ कई तरह की एक्टिविटीज़ है मेरे पास। हिमाचल के ट्रैकिंग है, गंजी पहाड़ी है, डैनकुंड है, ट्रैक वगैरह भी करवाते हैं हम। कैंपिंग भी है मेरी अपनी। तो यहाँ पे अगर कोई पंचपुला आता तो ये सारी चीज़ें सब कुछ अवेलेबल है सर। जी सर, ओके, थैंक यू। डलहौजी में एक और स्थान है जिसे आप विज़िट कर सकते हैं, वो है गंजी पहाड़ी ट्रैक। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जानते हैं लोकल से। सर थोड़ा सा बताइएगा। यस भैया, अगर आप पंचपुला इधर आए हुए हैं तो यहाँ पे पास ही में एक जगह रहती है जिसका नाम है गंजी पहाड़ी हिल। ये ट्रैक जो वो 1.5 किलोमीटर का है, जिसमें आप मड हाउस विलेज देखेंगे, और उसी एट द टॉप ऑफ हिल यू विल गेट द व्यू ऑफ 3 स्टेट्स। लाइक यू विल गेट द व्यू ऑफ जम्मू की पीर पंजाल हिल्स देखेंगे आप, रंजीत सागर डैम देखेंगे, और उसके अलावा स्नो कैप्ड माउंटेन जो धौलाधार रेंज है, पीर पंजाल रेंज, दोनों रेंजेस जो वो मतलब डलहौजी का अच्छा व्यू नज़र आता है। यस, पूरी डलहौजी वहाँ से देखने को मिलती है। और मड हाउस विलेज ऐसे मीडो लगभग 1.5 किलोमीटर ट्रैकिंग करनी होगी। या इसके लिए 1.5 किलोमीटर ट्रैकिंग करनी होगी, जिसमें आपको लगेगा 40 से 45 मिनट लग जाएंगे। अच्छा। रास्ता जो होगा वो पूरा जिगजैग होगा। यहाँ पंचपुला के साइड से ही जाता है रास्ता? हाँ जी, आप हर मोड़ पे नया व्यू विटनेस करेंगे। बढ़िया रहेगा। थैंक यू। वेलकम सर।
अब बात करें बेस्ट सीज़न के बारे में कि डलहौजी में आपको कब आना चाहिए। यहाँ पर साल भर में आप कभी भी आ सकते हैं मॉनसून सीज़न को छोड़कर। मॉनसून में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको हो सकती है ड्यू टू हिली एरिया, बट बाकी साल भर में आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। अगर आप विंटर्स में आते हैं तो कुछ इस तरह की स्नोफॉल आपको देखने मिलेगी, और कई बार अगर स्पेशली खजियार के बारे में बात करूँ तो पूरा खजियार बर्फ़ से ढक जाता है, बर्फ़ ही बर्फ़ होती है चारों ओर, स्पेशली जनवरी फरवरी के महीने में। और अगर आप बाकी दिनों में आते हैं, मान लीजिए आप गर्मियों में आ रहे हैं या फिर आप विंटर्स की शुरुआत में आ रहे हैं, तो उस दौरान आपको पूरे डलहौजी में ग्रीनरी नज़र आएगी, और जो पंचपुला वाटरफॉल है वो उसका फ्लो काफ़ी अच्छा नज़र आता है मॉनसून के सीज़न में। तो इस तरह का सीज़न रहता है, आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि डलहौजी चंबा घूमने के लिए हमारा ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थीं। ये टूर पैकेज हमने बुक किया था प्रिया ट्रैवल्स के साथ, जिसका ड्यूरेशन था 3 नाइट 4 डेज़ का, जिसमें कि हमने डलहौजी और चंबा घूमा था। इस टूर पैकेज में हमें 3 स्टार होटल में स्टे की फैसिलिटी मिली थी, जहां पर हम रुके थे। हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर इसी पैकेज में शामिल था, और हमारे इस पैकेज में एक प्राइवेट कैब की फैसिलिटी भी थी, जिससे कि हमने सभी साइट सीन्स किए थे। ये टूर पैकेज हमें पड़ा था 6,500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, क्योंकि इस टूर के दौरान हम 4 व्यक्ति थे। लेकिन अगर आप 4 से ज़्यादा लोग आते हैं तो ये टूर पैकेज आपके लिए काफ़ी सस्ता भी पड़ सकता है। और अगर आप टूर पैकेज नहीं भी लेना चाहते हैं तो आप गाड़ी बुक कर सकते हैं, प्राइवेट कैब ले सकते हैं, या फिर होटल भी बुक कर सकते हैं। थोड़े एस्टिमेटेड रेट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप 4 दिन के लिए एक प्राइवेट कैब बुक करते हैं तो उसका चार्ज आपको लगेगा 12,000 रुपये के हिसाब से, मतलब 4 दिन का 12,000 रुपये का लगभग कॉस्ट आपका आएगा एक प्राइवेट गाड़ी करने के लिए। और अगर आप होटल जिसमें हम रुके थे, अगर वो होटल बुक करना चाहते हैं तो 2,500 रुपये पर डे का चार्ज है। 2 व्यक्ति का शेयरिंग के साथ वो रूम होता है, और इसमें ब्रेकफास्ट और डिनर शामिल होता है, यानी कि 2,500 में आपका रूम भी आ गया और साथ ही में आपका ब्रेकफास्ट और डिनर भी इसी में शामिल होता है। तो अगर आप चाहें तो पैकेज ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली होटल या फिर कैब अपनी बुक कर सकते हैं। और अगर आप प्रिया ट्रैवल्स के साथ पैकेज लेना चाहते हैं तो कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही कमेंट में पिन भी कर दिए हैं। प्रिया ट्रैवल्स के सिर्फ 2 ही नंबर हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। और अब इन सभी जानकारी के साथ हमारे इस टूर का समापन होता है। हम जा रहे हैं डलहौजी से पठानकोट रेलवे स्टेशन के लिए, जहां से मिलेगी हमें ट्रेन अपने घर वापसी के लिए। तो ये है डलहौजी और डलहौजी घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।